कबीर। वर्दा ने खून में लथपथ कबीर शाह को देखा था। अगर तुमने शादी से इनकार कर दिया तो मैं करम शाह को मार दूंगा। तब उसके कानों में कबीर शाह के अल्फाज गूंजे, करम शाह को मरना होगा, मैं करम शाह को मार दूंगा। लेकिन जब आज ज़रूरत पड़ी तो करम शाह के हिस्से की गोली वो खुद खा चुका था। वर्दा ने कबीर की तरफ देखा, वो नहीं था। कबीर। एक दिल दहला देने वाली चीख उसके हलक से निकली थी। वो पागलों की तरह उठी थी अपनी जगह से। कबीर। दुपट्टा तो वहीं गिरा रह गया था। पागलों की तरह उसकी तरफ दौड़ी थी, लेकिन सांसों ने मोहल्लत नहीं दी थी। कबीर। वो दोनों दरमियान में ही गिरती चली गई। भाभी। करम शाह चिल्लाया, लेकिन वो कहाँ थी। उसका दिल तो बंद हो चुका था, कबीर शाह के साथ थी। इस्तुदाड दिखना कोई, इस्तुदाड दिखना कोई, प्यार न विछड़े, किसी दा यार न बिछड़े, किसी दा यार न विछड़े, रोग हिजर दा मार मुकावे, सुख दा कोई सान न आवे, दुख लाने नहीं दिल विच डिटेरे, चार पासे दसदे नीरे, दुनिया विछड़े नहीं परवाह, दिलदार न विछड़े, किसी दा यार न विछड़े, किसी दा यार न बिछड़े। करम शाह खून में लथपथ कबीर शाह को उठाए बाहर भागा था, जबकि वर्दा को स्ट्रेचर पर डालकर बाहर लाया गया था। आर्मी हेलीकॉप्टर हादसे की जगह पहुंच चुका था। 2 स्ट्रेचर आमने सामने रखे गए थे। एक पर कबीर शाह पड़ा था, दूसरे पर वर्दा। दोनों की सांसें रुक रही थी। हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी थी। करम शाह उनके साथ था। बाकी इलाका फोर्सेस ने क्लियर करना था। कबीर शाह के खून आलूद हाथ पकड़कर होठों से लगातार ज़ारो कतार रो रहा था। मसनूई सांसें दी जा रही थी। 2 इश्क में भीगे राही मंजिल की तरफ रवा दवा थे। आपको अल्लाह का वास्ता भाई जी, मुझे अकेला न छोड़, मुझे अपने से जुदा न करना, मैं मर जाऊंगा। भाई वर्दा, आके खोल कर देखो ना मेरे भाई जी को। वर्दा। वर्दा। वो कभी एक को छूता तो कभी दूसरे को। वो भी तो पागल हो रहा था जब हेलीकॉप्टर ने लैंड किया। दोनों को उतार कर ऑपरेशन थिएटर में मुंतकिल कर दिया था। एक तरफ एक का ऑपरेशन चल रहा था, दूसरी तरफ वर्दा को दिल को दबा कर पंप किया जा रहा था। लेकिन दोनों थे के साथ ही जाना चाहते थे। लीज़ा, मेरे कबीर भाई, मेरे सर को मार दिया। हारिस किसी पागल शख्स की तरह दीवार से टक्करें मार रहा था। मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मेरी मोहसिन को मार दिया। लीज़ा ने जल्दी से सारा सामान पैक किया था। पहली फ़्लाइट से पाकिस्तान आ रहे थे। सरमद आगा की मौत की खबर नहीं थी लीज़ा को। एयरपोर्ट पहुंचकर उन्हें 4 घंटे बाद की फ़्लाइट मिल गई थी। हारिस तो बेनाब मछली की तरह तड़प रहा था। वो रो रो के हलकान हो चुका था। इमिग्रेशन करवाने के बाद वो लोग लाउंज में आ बैठे थे। हारिस फूट फूट के रो पड़ा था। बहुत मोहब्बत करते हो अपने बॉस से? पछता रही हो हमारी मदद करके? नहीं, मैं बस डैड से ज़्यादा देर दूर नहीं रह सकती ना, इसलिए। और फिर वो फूट फूट कर रोती थी। काश डैड ऐसा ना करते। वो हारिस के कंधे पे सर रख के शिद्दत से रोती थी। लीज़ा, अगर तुम्हारे डैड को मौत की सज़ा हो गई तो? ऐसा ना कहो हारिस, लीज़ा नहीं रह सकती डैड के बगैर। वो शदीद रो रही थी। जब हारिस ने उसे साथ लगा लिया, फिर फ़्लाइट अनाउंस हुई तो वो जहाज़ की तरफ चल दिए। दोनों में कोई भी एक हार मानने को तैयार नहीं थे। वर्दा के दिल ने अब तो मान लिया कि कबीर शाह मर गया। इंजेक्शन और ड्रिप्स लगा कर भी हरकत नहीं हो रही थी। कबीर शाह के दिल के पास गोली लगी थी। मौत के चांसेस 98% थे। बहुत मुश्किल ऑपरेशन था। डॉक्टर दोनों की जान बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे। जब कबीर शाह को गोली निकाल ली गई और वर्दा को बिजली का पहला झटका लगा था, वो बेड पर उछली थी। फिर दूसरा झटका, फिर तीसरा झटका। जब वर्दा ने एक जोर का सांस लिया था, डॉक्टर ने जल्दी से हाथ से पंप किया था दिल जो हरकत कर रहा था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। करम शाह ने अस्पताल के दीवार के साथ सर लगा लिया था। अभी कुछ देर तक उसे 2 लाशें मिल जानी थी। वो कैसे लेकर जाएगा इन 2 लाशों को घर? वो कैसे जिएगा अब? वो दीवार से टकरे मारता, धाड़े मार मार के रोता रहा था। लीज़ा हारिस के साथ हॉस्पिटल आई थी। वो दीवानावार भागता हुआ ऊपर आया था, जहाँ करम शाह दीवार के साथ टकरे मार था। मेरे कबीर सर, कहता वो भागता हुआ करम शाह के गले लग गया था। वो दोनों शदीद रो रहे थे। डॉक्टर ने आकर खुद हौसला दिया था। भाभी कहाँ है? अंदर। क्यों? वो पागल भाई जी के इश्क में भीग चुकी है। उसे कहाँ गवारा है भाई जी के बगैर रहना? क्या मतलब? सांस नहीं आ रही, दिल काम नहीं कर रहा, डॉक्टर शॉक्स लगा रहे हैं। और मेरे सर, वो भी ठीक नहीं है।
इतना कहना था कि करम शाह ने शिद्दत से रोना शुरू कर दिया। ये क्या हो गया हारिस, ये क्या हो गया? वो फूट फूट के रो दिया था। एक तवील जानलेवा इंतज़ार के बाद डॉक्टर ने आकर कहा था, ऑपरेशन कामयाब रहा है, सर को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा, 2 दिन बहुत ज़रूरी है। और मेरी भाभी, वो अब खतरे से बाहर है, मुबारक हो। ये अल्फाज सुनना था कि वो दोनों वहीं फर्श पर सजदाए-रेज़ होते रोते चले गए थे। लीज़ा अभी भी वहीं मौजूद थी। अगली पूरी रात गुजर गई। वो तीनों वहीं थे जब करम शाह ने कहा, लीज़ा आप घर जाओ। हारिस जाओ, छोड़ कर आओ क्योंकि बॉडी घर पहुंच चुकी है। बॉडी? लीज़ा ने शौक से कहा, आपके पापा की बॉडी लीज़ा? वो सारे मामले से जा बहक हो चुके हैं। सब पोस्टमार्टम के बाद आज सुबह घर भेज दीजिए बॉडी। लीज़ा ने बेयकीनी से हारिस की तरफ देखा जिसकी आंखों में आंसू थे। मेरे डैड? उसने उंगली अपनी तरफ करते पूछा। जी लीज़ा, मैं सरमद आगा की बात कर रहा हूँ। लीज़ा ने सर ना में हिलाया था। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे डैड नहीं मर सकते। और फिर वो पीछे की तरफ भागती चली गई। लीज़ा, लीज़ा! हारिस उसके पीछे भागा था। अपनों को खोने का गम क्या होता ये करमशाह समझ चुका था। घर में दाखिल होते उसे बहुत से लोगों का रश मिला था, लेकिन वो तो भागती अंदर जा रही थी। हारिस उसे अपने साथ लेकर आया था। सामने लाउंज में सरमद आगा की मैयत ताबूत में बंद पड़ी थी। डैड! वो आहिस्ता आहिस्ता से चलती पास गई थी। डैड! उठे डैड, प्लीज़ देखिए आपकी लेडी गर्ल लीज़ा आ गई है। जब उसके नज़र सरमद आगा के मस्क शुदा चेहरे पर पड़ी, पूरा चेहरा पट्टियों से ढका हुआ था। लीज़ा के मुंह से चीख निकली थी और फिर वो पागलों दीवानों की तरह चीखती चिल्लाती चली गई और सरमद आगा को हारिस और मोहल्ले के कुछ लोगों ने सुपुर्द खाक कर दिया। आज उसके पीछे कुत्तों की तरह चलने वाले लोगों की कतार में से एक भी शख्स मौजूद नहीं था। तमाम गार्ड्स और मुलाजिम फरार हो चुके थे। लीज़ा इतने बड़े घर में अकेली रोती रह गई थी। जिस घर में हर वक्त नौकरों की फ़ौज होती थी, आज उसका जनाजा पढ़ने के लिए एक भी नहीं था। लीज़ा इस बड़े से बंगले में तन्हा बैठी रो रही थी। उसे क्यों समझ नहीं आया था आज तक कि उसके बाप क्या करता है, वो रातों को गायब क्यों रहता है। ऐसा कौन सा काम है जिसे जो वो रात देर तक बाहर रहता है। उसे आज तक शरीके हयात की ज़रूरत क्यों महसूस नहीं हुई। उसे सरमद की हर बात याद करते रोना आ रहा था। जब हारिस उसके पास आकर बैठ गया, हम ये नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने पहले कबीर सर पर हमला किया तो जवाबी कार्रवाई में हलाक हो गए। तुम सफाइयाँ क्यों दे रहे हो? बुरे काम का अंजाम बुरा ही होता है। ये घर खाली करना होगा क्योंकि ये ज़ब्त किया जाएगा। लीज़ा मुस्कुराई। जानती हूँ मैं। डैड ने ये सब मेरे लिए बनाया था। देखो, मुझे एक टिक्का भी नहीं लेना इस हराम की कमाई का। मैं कल सुबह यहाँ से चली जाऊँगी। कहाँ जाऊँगी? अपनी खाला के पास, क्योंकि सारी ज़िंदगी उन्होंने कहा तुम्हारे बाप ने तुम्हारी माँ का कत्ल किया है, लेकिन मैं ये बात नहीं मानी। अब एक दफ़ा चाहती उनसे मिलूं और पूछूं हकीकत क्या है। यकीनन वो सच ही कहती होंगी। लीज़ा, बोलो। मैं मुंतज़िर हूँ तुम्हारे जवाब का और तलबगार हूँ तुम्हारे साथ का। मैं कोशिश करूँगी कि पाकिस्तान छोड़ दूँ। तुम छोड़ सकते हो? हारिस परेशान हो गया था। मैं नहीं छोड़ सकता अपने कबीर सर को। फिर मुझे भूल जाओ हारिस। हमारा साथ इतना ही था, अब कुछ भी बाकी नहीं बचा। मैं 2-4 दिन तक हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। बस एक मुलाकात अपनी खाला से करनी और बस। अब तुम भी जाओ, मुझे पैकिंग करनी है, कहती वो ऊपर चली गई, जबकि हारिस एक नज़र उस पर डालते बाहर निकल गया। लीज़ा सीधी सरमद आगा के कमरे में आई थी। अलमारी खोलकर उसने हर चीज़ बिखेर दी, उसके कागजात निकाल कर एक जगह जमा किए। वो पागलों की तरह रोती कांपती सरमद आगा के कमरे को, हर चीज़ को छू रही थी। मेरे डैड मर गए, मेरे डैड मर गए, वो बस यही बोलती जा रही थी। अपने कमरे में जाते कुछ कपड़ों के जोड़े साथ लिए वो बाहर निकल आई। हारिस नीचे ही था, गया नहीं था अभी। लीज़ा, इस वक्त कहाँ जा रही हो? वो परेशानी से बोल रहा था। मैंने डैड के तमाम ज़रूरी कागजात ऊपर रख दिए, शायद तुम लोगों को फ़ायदा दे सके। मेरी तलाशी ले लो, मैं जा रही हूँ।
सिर्फ मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं और कुछ कपड़े। लीज़ा, हारिस दुख से बोला। बाय कहती वो बाहर निकलती चली गई। जब तक हारिस घर लॉक करके बाहर निकला वो जा चुकी थी। आंसू टूट कर गिरे थे हारिस के गाल पर। फिर वो हॉस्पिटल के लिए निकल गया। इरम भी हॉस्पिटल आ गई थी। रज्जो भी साथ थी। आज रज्जो कुछ नहीं बोल रही थी, बस तस्बीह पकड़े कभी हल्का तो कभी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती। इरम तो बस सर झुकाए बैठी थी। इस सब की जिम्मेदार वो खुद को समझ रही थी। जब डॉक्टर ने आके बताया कि कबीर शाह को होश आ चुका है, करम शाह तो फ़ौरन अंदर भागा था। पट्टियों में जकड़ा मशीनों के साथ सांस लेता वो कबीर शाह था। हर तरफ मशीनें लगी हुई थी। भाई जी, करम शाह भर्राई आवाज़ में बोला। जब कबीर शाह ने हल्की आंखें खोलकर उसे देखा, आंसू कबीर शाह के आंख से निकलकर तकिए में जज्ब हो गया। मुझे माफ़ कर दो, वो फूट फूट के रो दिया। मैं ठीक हूँ करम कबीर शाह मुश्किल से बोला था। वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में था। वह वर्दा कहाँ? वो ठीक है, घर में है, अभी भेजा है ज़बरदस्ती। 2 दिन से आपके पास थी। सच अच्छा किया। परेशान होगी। कबीर शाह की बात पर करम शाह ने बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोके थे। अब क्या क्या बताता कि परेशान नहीं बल्कि मर रही है। कबीर शाह के बगैर सांस नहीं ले पा रही, मसनूई सांसें दे रहे हैं अभी तक। कुछ देर पहले होश आया था। वो होश में आते ही कबीर कबीर चिल्लाना शुरू करती। डॉक्टर को उसे दोबारा इंजेक्शन लगाना पड़ता। आप आराम करें, मैं इधर ही हूँ। करम शाह कहता बाहर निकल गया था। इरम की तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखा था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था इरम पे। वो वर्दा को बाहर लेकर ना जाती तो आज ये सब ना होता। आज उसके भाई जी इतनी तकलीफ में ना होते। सरमद आगा को इतनी आसान मौत नहीं दी जा सकती थी। उसे बहुत सारे राज बताने थे जो उसके साथ ही दफन हो चुके थे। घर जाओ, गुस्से से कहता वो दूर जा बैठा। जब इरम उठकर उसके पास बैठ गई, दोनों हाथ जोड़कर वो रोती चली गई। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मैं सिर्फ उन्हें थोड़ी देर फ्रेश करने के लिए साथ लेकर गई थी, मेरा यकीन करे। इस तरह से इरम के जुड़े हाथ देखकर वो बस खामोश रहा। फिर कुछ सोचते वो इरम को साथ लगा गया। करम शाह का कंधा मिलते वो फूट फूट कर रो दी थी। अच्छा बस करो, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। हमारे नसीब में ये लिखा था। चुप करो, भाभी से मिलने की इजाज़त नहीं, यहाँ बैठना फिजूल है, जाओ घर। आप मेरे से अब नाराज़ नहीं है? वो मासूमियत से बोली तो करम शाह हल्का सा मुस्कुराया। नहीं, मैं नहीं हूँ नाराज़। ये कहते वो लब इरम के माथे पे रख गया था। ये पहला लम्स था जो महरम के माथे पर उसने छोड़ा था। इरम तो शर्मा ही गई थी। चलो जाओ घर, मैं यहीं हूँ। अच्छा कहती वो बाहर की तरफ बढ़ गई थी, जबकि गार्ड्स उसके साथ ही थे। रज्जो भी साथ ही थी। सिराज दुर्रानी की तवाज़ा की जा रही थी। उसी के बताने पर जगह जगह छापे मारे जा रहे थे। बच्चियों की बड़ी तादाद स्मगलिंग में से बचाई गई थी। नशा आवर अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारकर उसे मसमार कर दिया गया था। 2 नंबर अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्रियों की बड़ी तादाद पकड़ी गई थी, जिसके सरबराही सिराज दुर्रानी के साथ साथ जो लोग कर रहे थे पकड़े जा रहे थे। बैंक अकाउंट्स तो बाहर ममालिक में भरे हुए थे। यहाँ के तो कुछ भी नहीं थे जो फ्रीज़ कर दिए गए थे। कहीं तो फ़ौरन मुल्क से फ़रार हो गए, जबकि बाकियों को पकड़ा जा रहा था। सोमा तो जिस दिन से वापस आई थी कबीर शाह को कॉल्स करके थक चुकी थी। वो और किसी से उसका राब्ता नहीं था। फिर उसने बड़ी मुश्किल से हारिस का नंबर ट्रेस किया और जो खबर उसको मिली थी वो दिल दहला देने वाली थी। वो तो फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। हारिस कैसा है कबीर? अब वो हारिस से मिलती पूछ रही थी, क्योंकि वहीं नीचे उसे लेने गया था। बस कुछ बेहतर है। इतने में करम शाह वापस आ गया था। तुम? करम शाह ने भी उसे पहचान लिया था। उसे अंदाज़ा नहीं था कि कबीर शाह की वाकई दोस्त है। वो तो बस बिजनेस डील समझता था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जो आप कर रही है, तीमारदारी। करम शाह गुस्से से बोला। मार खाकर कौन तीमारदारी करता है? ये भाई है कबीर सर के, हारिस ने बताया। तो सोमा ने हैरानगी से देखा और वो इतनी मासूम नहीं थी कि कबीर शाह का खेल समझ ना सकती। लेकिन फ़िलहाल वो किसी लड़ाई के लिए नहीं आई थी। वो तो सब इग्नोर करती अंदर कबीर शाह को देखने चली गई। कैसे हो कबीर? वो पास आते बोली। कबीर शाह हल्का सा मुस्कुरा दिया था। ठीक हूँ। सोमा तो उसकी हालत देखकर रो पड़ी थी। जब कबीर शाह ने हाथ उठाकर उसे चुप करवाया। मैं ठीक हूँ सोमा, परेशान नहीं हूँ।
अपने आंसू साफ करती वो वहीं उसके पास बैठ गई। कबीर शाह काफ़ी बेहतर था, खाना पीना भी शुरू कर दिया था, लेकिन हर रोज़ की तरह उसका एक सवाल, वर्दा कहाँ है, क्यों नहीं आ रही मुझसे मिलने, उसे बताओ ना जाकर, मैं याद कर रहा हूँ, क्यों मुझे तड़पा रही है। भाई जी, डॉक्टर ने आपको पाँव भी ज़मीन पर रखने से मना किया और आप है कि मानते ही नहीं। करम शाह ने बात बदलना चाहिए, पिछले 10 दिन से वो ये तो यही कर रहा था। आप तो कुछ दिन तक उसकी छुट्टी हो जानी है। 10 दिन में जिस कदर मुमकिन था सफाया किया जा चुका था। इंसान नुमा हैवानों का बाकी उनके कब्जे में थे, लिहाजा उनका फैसला भी हो जाना था। करम शाह, मुझे बताओ कहाँ है वर्दा। भाई जी, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। रुको करम। करम शाह जाता जाता रुका। कहाँ है वो। करम शाह वापस आकर बैठ गया। कहाँ वो चली गई मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर। वो मैं ज़हनी तौर पर तैयार हूँ, मुझे बताओ। भाई जी वो, हाँ बोलो, क्या वो कहाँ है, बताओ मुझे। वो ठीक नहीं है भाई जी। क्या हुआ है उसे। उन्हें जब आपको गोली लगी तो हार्ट अटैक हो गया, बहुत सीरियस किस्म का। बहुत मुश्किलों से डॉक्टर्स ने जान बचाई है उनकी। तुम मुझे सच क्यों नहीं बताते, कैसी है वो, कहाँ है वो। भाई जी वो होश में आती है तो चीखती है, चिल्लाती है, उनको यकीन हो चला है कि अब आप नहीं रहे। क्या मतलब। भाभी को फिट्स आ रहे हैं। क्या। वर्दा को दौरे पड़ने शुरू हो चुके हैं। जी भाई जी। करम शाह ने दुख से कहा। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो भीगी आवाज़ में बोला। जब करम शाह ने उसे देखा वो रो रहा था। हाँ, वो मजबूत शख्स आईएसआई का सीक्रेट एजेंट अपनी जान से प्यारी बीवी की हालत का सुनकर रो पड़ा था। उसे पता था वो सिर्फ और सिर्फ अपने छोटे साहब से मोहब्बत करती है, लेकिन उसके इश्क का अंदाज़ा तो उसे अब हो रहा है। वो जी नहीं सकती अपने छोटे साहब के बगैर। भाई जी आप चल नहीं सकते। करम ने कबीर शाह को ड्रिप्स उतारते देखकर कहा। वो जल्दी से कबीर शाह के हाथ पकड़ चुका था। मुझे जाना है करम, मुझे अपनी वर्दा के पास जाना है। वो अपने कबीर को देखकर ठीक हो जाएंगी, मुझे यकीन है। आपकी बात ठीक है भाई जी, लेकिन आपको इजाज़त नहीं चलने की। मैं डॉक्टर से बात करता हूँ। नहीं, मैं चल सकता हूँ। देखो, वो बेड से लड़खड़ाते हुए उठने की कोशिश करने लगा, किसी बच्चे की तरह। करम शाह ने पकड़ने की कोशिश की। भाई जी प्लीज़ ऐसा ना करे। तुम्हें समझ नहीं आ रही करम, मेरी जान तकलीफ़ में है, मुझे जाना है उसके पास। वो चिल्लाया। आप गुस्सा ना करें प्लीज़, तबीयत ख़राब हो जाएगी। कबीर शाह बड़े बड़े सांस लेने लगा था। करम शाह तो फिर से रोने लगा था उसकी हालत देखकर। वो तकलीफ़ में है, मुझे जाना है उसके पास। वो बेड पर गिरता बस इतना ही बोल पाया था। भाई जी, करम शाह चिल्लाया। डॉक्टर डॉक्टर, बाहर की तरफ भागते वो चिल्ला रहा था। वर्दा की आंख खुली तो वो जल्दी से उठकर बैठी। कबीर 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 कबीर, मार दिया मेरे कबीर को, कबीर को मार दिया, गोली मार दी मेरे कबीर को, मैं नहीं मरने दूंगी। कबीर कबीर। उसकी चीखें सुनकर नर्स फौरन अंदर दाखिल हुई थी। वर्दा को फिर से दौरा पड़ा था। कबीर, मेरे कबीर को गोली मार दिया, वर्दा भी मर जाएंगी। कबीर कब। उसके चिल्लाने में इजाफा हो गया था जब करम शाह अंदर दाखिल हुआ। तुमने मारा है कबीर को, तुमने गोली मार दी। कबीर कबीर। नर्स ने इंजेक्शन लगाने की कोशिश की। जब करम शाह ने मना कर दिया वो वर्दा के पास आया, फिर आराम से बोला। वर्दा, कबीर जिंदा है, लेकिन वो तो पागलों की तरह बस एक ही राग अलाप रही थी। कबीर कबीर। वर्दा वर्दा। करम शाह चिल्लाया तो वर्दा ने सर उठाकर उसे देखा। जिंदा है कबीर शाह, किसी ने नहीं मारा उन्हें, कबीर शाह जिंदा है। सर प्लीज़ ऐसा मत करें, इनकी हालत ठीक नहीं, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आहिस्ता आहिस्ता वो इस बात को समझेंगी। उनके दिमाग में सिर्फ वही सीन है जब सर को गोली लगी थी। वर्दा ने चीखना चिल्लाना बंद कर दिया था। वह हैरानगी से करम शाह को देख रही थी। कबीर को कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। आराम से वर्दा के बालों को पीछे करते वो प्यार से उसे समझा रहा था। जब वर्दा ने बोलना शुरू किया, कबीर मेरे कबीर, हाँ वर्दा तुम्हारे कबीर ठीक है, वो प्यार से बोला था। मार दिया मेरे कबीर को, गोली मार दी मेरे कबीर को। कबीर कबीर कबीर।
वो फिर से कानों पर हाथ रख के चिल्लाने लगी थी जब मजबूरन नर्स को इंजेक्शन लगाना पड़ा था। करमशाह फूट फूट कर रोता बाहर निकल गया। हारिस, क्या कहा डॉक्टर ने? करमशाह ने ऊपर आते पूछा। टेंशन से यह हालत हुई है। मैम कैसी है? पागल हो गई है। वो फूट फूट कर रोते हारिस के गले लग गया। ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इरम खाना लेकर हॉस्पिटल आई थी। करमशाह की आंखें लाल हो चुकी थी। इरम तो हर लम्हा यही सोचती थी कि काश वो इस दिन वर्दा को बाहर लेकर ना जाती तो आज ये सब कुछ नहीं होता। वर्दा के कमरे में दाखिल होते वो जोर से रो पड़ी थी। आंसुओं की मीठी मीठी लकीरें जर्द चेहरे के साथ वो होशो हवा से बेगाना अस्पताल के बिस्तर पे पड़ी थी। भाभी, मुझे माफ़ कर दे। इरम वर्दा का हाथ पकड़कर होठों से लगाती फूट फूट कर रो दी थी। मैंने ये तो नहीं चाहा था, मुझे क्या पता था ऐसा हो जाएगा। आप उठे ना देख के कबीर भाई ठीक है। ये क्या हालत बना ली है आपने? इरम ज़ारो कतार रोते बस बोली जा रही थी। 2 महीने बाद करमशाह, मैं चाहता हूँ तुम दोनों है हवेली शिफ्ट हो जाओ। नहीं, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा। मैं भी जाना नहीं चाहती भाई जी। भाभी को अकेले छोड़ के कैसे जाऊँ? गुड़िया, क्या पता उसे ठीक होने में कितना वक्त लगे, तो सारा काम रुका हुआ है। जाओ हवेली संभालो अपनी जिम्मेदारियों को। भाई जी, लेकिन जब कह दिया करम तो बहस क्यों? अच्छा भाई जी, कहता वो गुस्से से बाहर निकल गया। रज्जो मैम का नाश्ता ले आओ, कहता वो ऊपर चला गया। लिटिल गर्ल वो कमरे में दाखिल होते उसे प्यार से आवाज़ें दे रहा था। जब वर्दा के बच्चों की तरह हंसने की आवाज़ सुनाई दी, वो पीछे मुड़ा तो दरवाजे के पीछे छुप कर हंस रही थी। लिटिल गर्ल, नाश्ता करे? किसी छोटे बच्चे की तरह वो उसे पुकार रहा था। लिटिल बॉय। वो उसके पास आकर बैठ गई। तुम कबीर हो ना? वो मुस्कुराई। हाँ, मैं कबीर हूँ, अपने वर्दा का कबीर। तुम मेरे कबीर हो बस? वो गुस्से से बोली। हाँ ना, मैं बस अपनी लिटिल गर्ल को कबीर हूँ। उसकी बात पे वर्दा ने खुश होकर तालियां बजाई। मैं अपनी लिटिल गर्ल को लेकर जहाज़ में बैठकर बाहर जाऊँगा, चलूँगी ना? वर्दा मुस्कुराई। हाँ चलूँगी। उधर कबीर होगा? मुझे ना अपने कबीर के पास जाना है, वो राजदारी से बोली। वो उसने ना मेरे कबीर को गोली मार दी। तुम झूठ बोलते हो, तुम कबीर नहीं हो। मेरा कबीर मर गया। वर्दा अपने अब रोना शुरू कर दिया। कबीर शाह ने बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोके थे। मैं हूँ तुम्हारा कबीर लिटिल गर्ल। वो फिर से मुस्कुराया तो वर्दा फिर से हंसने लगी। उसे नाश्ता मुकम्मल करवाते हुए मेडिसिन देकर बाहर निकला, जहाँ इरम उसका इंतज़ार कर रही थी। गुड़िया, वर्दा की सारी पैकिंग कर दो, कल सुबह की फ़्लाइट है हमारी। अच्छा भाई जी, कहती वो रोने लगी थी। मुझे माफ़ कर दे, मेरी गलती की वजह से वो आज इस हाल में है। कबीर शाह ने उसके सर पर हाथ रखकर खामोश करवाया। नहीं गुड़िया, ये मेरा नसीब है। मुझे उसकी हिफाजत करनी चाहिए थी, लेकिन मैं नाकाम रहा। फिर आपका मुल्क आपसे कुर्बानी मांगता, इतना आसान नहीं उन दुश्मनों को पकड़ना। बस यही हकीकत है, कहता वो तेज़ तेज़ कदमों से बाहर निकल गया। जबकि इरम कमरे में चली गई। तुम क्यों आई हो छोटी लड़की? वर्दा ने इरम को देखकर गुस्से से लाल होकर कहा। मैं आपके कपड़े पैक करने आई हूँ, आपको कबीर के पास लेकर जाना है। उसकी बात सुनकर वर्दा बेड से फ़ौरन नीचे उतरती उस तक आई थी। वहाँ कबीर होंगे? जी ज़रूर होंगे। मेरे कबीर? उसने उंगली अपनी तरफ करते पूछा। जी आपके कबीर। इरम मुस्कुराए। हाँ, मुझे याद आते मेरे कबीर। वर्दा की बात पर इरम बेख्तियार उसके गले से लग के रो दी थी। क्यों रो रही हो? किसने मारा है? वर्दा ने परेशानी से कहा। इरम आंसू साफ करती बाहर निकल गई। ऑफिस में दाखिल होते वो सारे वर्कर्स के पास जा खड़ा हुआ था। सब उसकी तरफ मुतवज्जा हुए थे। आज से यहाँ का सारा काम हारिस देखेगा, वो मेरी जगह पे होगा। मुझे उम्मीद है आप सब मिलकर काम करेंगे। यस सर, सब ने बैक वक्त कहा। मुझे काफ़ी अरसे तक बाहर रहना पड़ेगा, तो करमशाह सर आते रहेंगे यहाँ। किसी को कोई मसला हो तो मुझसे रब्ता कर सकता है। यस सर। मेरी वाइफ के लिए दुआ कीजिएगा, ऑपरेशन कामयाब रहे। ज़रूर सर। अल्लाह हाफिज़, कहता वो बाहर निकल गया। कुछ और भी था जो उसने जाने से पहले करना था। वो अपार्टमेंट में दाखिल हुआ तो नीचे फर्श पर बैठी थी, बहुत ज़्यादा बीमार थी।
कबीर शाह उसके पास ही बैठ गया था। मैं जा रहा हूँ, पता नहीं कब वापस आऊँ। मैं चाहता हूँ आप अपने बेटे के साथ नवाबशाह शिफ्ट हो जाए। हिना बेगम ने सर उठाया और आंसू साफ करती हाथ जोड़ गई। मुझे माफ़ कर दो कबीर, तुम्हें अल्लाह का वास्ता मुझे माफ़ कर दो। मैंने करम शाह को बुलाया है, यहाँ आता हूँगा, उससे माफ़ी मांगे। सबसे ज़्यादा तो उसकी गुनहगार है आप। मैंने तुम पे बहुत जुल्म किए कबीर, लेकिन तुम मेरी औलाद को सीने से लगाकर प्यार करते रहे। मैं बहुत बुरी औरत हूँ, बहुत बुरी औरत हूँ। वो रोते रोते बोली। जब करम शाह अंदर दाखिल हुआ, कबीर शाह को किसी अजनबी औरत के साथ बैठा देख वो बस ना समझी से बोला, जी भाई जी, बस खैर है। करम शाह की आवाज़ सुनकर हिना बेगम ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें खुल गई। देख गई कि हसीन खूबरू नौजवान सामने खड़ा था। ये औरत कौन है? वो इशारा करके बोला। बैठ जाओ करम शाह। कबीर शाह के कहने पे वो ना चाहते हुए बैठ गया। मैं तुम्हें इसलिए नवाबशाह शिफ्ट होने के लिए कह रहा हूँ ताकि तुम कराची से चले जाओ। जी मैं जानता हूँ। करम शाह अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। मैं चाहता हूँ तुम जाते हुए अपनी माँ को भी साथ ले जाओ, ये बीमार है बहुत। कबीर शाह की बात सुनकर करम शाह फौरन उठकर खड़ा हो गया। माँ? मेरी कोई माँ नहीं है भाई जी। उसने हिना बेगम की तरफ देखा भी नहीं था। करम शाह बैठ जाओ। नहीं, मैं नहीं बैठूंगा। मेरी माँ, मेरे बाप का नाम कबीर शाह है, उसके अलावा मेरे इस दुनिया में कोई नहीं। करम शाह की बात पर हिना बेगम फूट फूट कर रो पड़ी थी। करम माँ जैसी भी हो, अल्लाह पाक ने इजाज़त नहीं दी उसकी बेहुरमती की, गुस्ताखी की इजाज़त फिर भी नहीं। लेकिन भाई जी, ये औरत माँ कहलाने के काबिल नहीं। अगर उस रात आपने नर्स को पैसे ना दिए होते तो ये तो अपना नाजायज़ बच्चा मार चुकी थी। हिना बेगम को इस बात पर तड़प उठी थी। नहीं, मेरा बच्चा नाजायज़ नहीं, हमने निकाह किया था। मेरा बच्चा पाक है, जायज़ औलाद है या जलाल शाह की। फिर क्यों मारना चाहती थी? मुझे बोलो। करम शाह चिल्लाया तो हिना बेगम ज़ारो कतार रो दी। जब मार दिया तो मर गया ना वो बच्चा। ये जो तुम आज तुम्हारे सामने खड़ा, ये कबीर शाह का बच्चा है, तुम्हारा नहीं। वो फिर से चिल्लाया। कबीर शाह तो सर झुकाए बस बैठा हुआ था। वो चाहता था करम अपने दिल की भड़ास निकाल ले। तुम जैसी औरत मेरी माँ नहीं हो सकती। वो पीछे मुड़ता बोला, उनको कैंसर हो गया करम शाह। बस कुछ महीनों की मेहमान है, आज ज़िंदगी ने मौका दिया है तो मुंह ना मोड़ो। मुझे माफ़ कर दो मेरे बच्चे। हिना बेगम रोते हुए बोली। करम शाह वापस आओ, तुम्हारी माँ है, प्लीज़। करम शाह ने कबीर शाह की तरफ देखा, जिसने इशारा किया कि माफ़ कर दो इसे, इसके किए की सज़ा मिल चुकी है। करम शाह ने मुड़कर देखा जहाँ हिना बेगम कमज़ोर सी बीमार खड़ी थी। फिर ना चाहते हुए वो उसके गले लग गया। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। हिना बेगम के मुंह से ज़ारो कतार रोते बस यही अल्फाज निकल रहे थे। कबीर शाह उन दोनों को छोड़ता बाहर निकल गया था क्योंकि वो अपना काम मुकम्मल कर चुका था। घर आते वो इरम से अपनी पैकिंग करने का कह चुका था क्योंकि वो जानता था अब करम शाह नवाबशाह शिफ्ट ज़रूर हो जाएगा। वर्दा की पैकिंग वो कर चुकी थी। कबीर शाह अपने कमरे में मौजूद था जब करम शाह अंदर दाखिल हुआ। कबीर शाह की तरफ देखते वो बिना कुछ बोले बस उसके गले लग के ज़ारो कतार रो रहा था। मैं नहीं रह सकता आपके बगैर। करम शाह कबीर शाह के हाथों को लबों से लगाता बोला था। पागल, हम दूर थोड़ी हो रहे, बस अपनी माँ की खिदमत कर लो, जन्नत कमा लो। उन्हें दिल से माफ़ कर दो, बहुत सज़ा काट ली उन्होंने। मैं कोशिश करूँगा, कहता वो बाहर निकल गया। इरम वर्दा को मिलते बाहर निकल गई थी। इरम, इनका ख्याल रखना, बहुत कम वक्त है इनके पास। मैं पूरा ख्याल रखूँगी, कहती वो गाड़ी में बैठ गई। कबीर शाह ने मुस्कुराकर अलविदा किया, लेकिन करम शाह के बाहर निकलते ही वो अपने आंसू रोक नहीं सका। रात 3 बजे वो वर्दा को साथ लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल गया था। घर और बिजनेस हारिस के हवाले कर चुका था। उसे यकीन था वो उसका ख्याल रखेगा। एयरपोर्ट लाउंज में उसने करम शाह को कॉल की थी। वो बस करीब ही थे, 2 घंटे बाद पहुंच जाते हवेली। अपना ख्याल रखना, कहते वो फ़ोन रख चुका था। फजल 2 घंटे बाद हवेली होंगे, सारी तैयारी मुकम्मल कर लो, कहता वो वर्दा के साथ अमेरिका के लिए उड़ान भर गया। गाड़ी हवेली के अंदर आकर रुकी तो हिना बेगम ने बाहर देखा। सुबह की ताजगी में डूबी शफाफ हवेली। इरम को तो यकीन ही नहीं आया था इतनी बड़ी हवेली देखकर कि उसकी किस्मत इस पर इतनी मेहरबान है कि उसे मालकिन बना दिया। सारे मुलाजिमिन लाइन में खड़े थे फूल लेकर। फिर उनके बाहर निकलते ही उन पर फूलों की बारिश कर दी। फूलों के हार पहनाए गए और अपनी मालकिन का शानदार इस्तकबाल किया। करम शाह ने हिना बेगम को उनके कमरे में छोड़ जो वो सेट करवा चुका था। जब वो बाहर निकला तो इरम लाउंज में ही बैठी थी।
यहाँ क्यों बैठी हो? कमरे में जाकर आराम करो। मुझे नहीं पता कमरा कौन सा है। ओह अच्छा हो, कहता वो उसे लेकर ऊपर चढ़ गया। सामने से दाएं तरफ कमरा है मेरा। वो जैसे ही दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल हुआ तो दोनों हैरान रह गए। कमरा गुलाब के फूलों से सजा हुआ था, साइड पर कैंडल्स जल रही थी। वो तो परेशान ही हो गया जब फजल ने उसे फ़ोन किया और कहा, कैसा लगा सरप्राइज़? क्यों किया ये सब? बड़े साहब के हुक्म पर। करम बगैर जवाब दिए फ़ोन रख चुका था जब उसे हारिस के नंबर से पैगाम मौसूल हुआ। करम, मैं चाहता हूँ अब तुम माजी को भूलकर अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करो और मुझे यकीन है तुम मेरी ये ख्वाहिश ज़रूर पूरी करोगे। करम शाह कबीर शाह का पैगाम सुना तो मुस्कुरा दिया। हम रात से शुरुआत करेंगे, क्या ख्याल है? जी, मैं अभी दूसरे कमरे में चलकर आराम कर लेते। वो इरम को साथ लगाते हुए बोला। जी, जो आप कहे। इरम मुस्कुराती उसके साथ दूसरे कमरे में चली गई। रात की सारी तैयारी मुकम्मल थी। इरम का जोड़ा तक कबीर शाह लेकर गया था। पार्लर की लड़कियों ने दुल्हन बनाया था। गांव की औरतें, बच्चे, मर्द जोक दर जोक आ रहे थे। हवेली के बाहर सामने खुले मैदान में इंतज़ाम किया गया था। हिना बेगम भी इरम के पास ही बैठी थी। औरतें तो इरम के सदके वारी जा रही थी। उनकी नई सरदारनी थी वो। खाने का पुरतकल्लुफ़ इंतज़ाम किया गया था। वसाई के तो पाँव ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। दावत के बाद दुल्हन को करमशाह के बड़े से कमरे में बिठा दिया गया। हिना बेगम को भी उनके कमरे में छोड़ दिया गया। करमशाह कमरे में दाखिल हुआ तो इरम घूंघट निकाले बैठी थी। करमशाह का दिल की धड़कन तेज़ हुई। वो हल्का सा मुस्कुराकर उसके पास बैठ गया। मैं तो तुम्हें देख चुका हूँ, फिर ये घूंघट क्यों? वो देखना और होता है, ये तो मुँह दिखाई के लिए है। इरम की बात पर करमशाह बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। लेकिन मैं तो लाया ही नहीं मुँह दिखाई। क्यों? मुझे मालूम नहीं था। चले कोई बात नहीं, कल ला देना, कहती वो घूंघट उठाने लगी थी जब करमशाह ने जल्दी से उसका हाथ पीछे किया। ये घूंघट तो मैं उठाऊंगा। फिर वो इरम का हाथ पकड़कर होठों से लगाता बोला, मैं तो तंग कर रहा था, लेकर आया हूँ तोहफा, कहते उसने एक खूबसूरत सा पेंडेंट निकाला था। उसका घूंघट उठाते वो ठिठक गया था। वो तो वाकई हसीन लग रही थी। बेसाख्ता उसके होठों पर झुकते वो आहिस्ता से बोला था, बहुत प्यारी लग रही हो। इरम तो शर्मा ही गई थी। फिर उसका दुपट्टा उतारते वो साइड पर रखते उसकी गर्दन पे वो लॉकेट पहना चुका था। लॉकेट पहनाते वो उसकी गर्दन पे अपना लम्स बिखेरने लगा था। अपने होठों से उसे मोतबर करता वो अपनी मोहब्बत में पोर पोर भिगो रहा था। इरम ने भी अपना आप उसे सौंप दिया था। गुजरती रात के साथ वो इरम को मुकम्मल तौर पर अपना बना गया था, क्योंकि वो उसकी महरम थी और करमशाह उसका महरम। अमेरिका के एयरपोर्ट पर उतरते वरदा ने खुश होकर कहा वहाँ के लोगों को देखा था। वो जहाँ से गुजरती हाथ हिलाकर हेलो लोगों को हेलो हाय बोलती। काफ़ी सारे लोगों ने उसे भी जवाबन हेलो हाय बोला और हाथ हिलाया तो तालियां बजाते कबीर शाह से लिपट गई। कबीर शाह तो उसकी मुस्कुराहट में ही गुम हो गया था। उसके लबों पे लब रखते वो मुस्कुरा दिया था। होटल पहुंचकर भी वो ऐसे ही करती रही थी। अगले दिन कबीर शाह एक अपार्टमेंट का इंतज़ाम कर चुका था, क्योंकि वो यहाँ लंबे अरसे तक रहने वाले थे तो होटल तो नहीं रह सकते थे। वैसे भी 2 दिन बाद वरदा को उसने हॉस्पिटल में एडमिट करवा देना था। डॉक्टर ने साफ बताया था ऑपरेशन में रिस्क है, या तो ठीक हो जाएंगी या फिर हमेशा हमेशा के लिए पागल हो जाएंगी और फिर उनका इलाज नामुमकिन है और पागल खाने दाखिल करवाना पड़ेगा। कबीर शाह को ये मंजूर नहीं था। दवाइयों से ही इलाज शुरू हुआ। हेलो, कैसी हो? वरदा डॉक्टर ने सवाल किया। वरदा ने कबीर शाह की तरफ देखते हुए कहा, कौन वरदा? आप है वरदा कबीर शाह? किसने मारा? वो वाले। हाथों के इशारे से वो समझाने की कोशिश कर रही थी। ये कौन है? डॉक्टर ने कबीर शाह की तरफ इशारा करते हुए देखते हुए पूछा। ये लिटिल बॉय, ये कबीर शाह है, डॉक्टर ने कहा। हा 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 हा। वरदा हंसती हुई बोली, ये कबीर नहीं है, मैं कबीर हूँ, उसने फिर से राजदारी वाले अंदाज में कहा। डॉक्टर मुस्कुराई। आप तो वरदा है।
नहीं, मैं वर्दा नहीं हूँ, वो चीखी। ओके तो कबीर साहब, उसने वर्दा की तरफ देखते हुए कहा। वर्दा ने खुशी से तालियां बजाते कहा, मैं कबीर हूँ। कबीर मेरा है। मार दिया मेरे कबीर को, गोली मार दी। मैंने देखा, मार दिया। अचानक से वो चीखने चिल्लाने लगी थी, मार दिया मेरे कबीर को, मार दिया। जब कबीर शाह ने उसे गले से लगा लिया। लिटिल गर्ल मैं हूँ। लिटिल गर्ल चुप चुप रहकर उसकी कमर पे हल्के हल्के हाथ से थपथपा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता वो नॉर्मल हुई। डॉक्टर के इशारे पर वो उसे कुर्सी पर बिठा चुका था। फिर उसे साथ ही वार्ड में ले गए थे जहाँ वर्दा ने ठीक होने तक रहना था। कबीर शाह वर्दा को वहाँ छोड़कर वापस जाने लगा तो उसने हाथ पकड़ लिया। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। वो रो रही थी, जिद कर रही थी। कबीर शाह की आंखों से आंसू गिरने लगे थे। लिटिल गर्ल मैं अभी जाता हूँ, वो उसका हाथ पकड़कर होठों से लगाता बोला। वर्दा तो किसी सूरत उसको जाने नहीं दे रही थी, लेकिन उसकी मजबूरी थी। वो तो खुद भी नहीं जाना चाहता था। पास रुकने की इजाज़त नहीं थी और फिर स्टाफ ने वर्दा को पकड़ लिया था। वर्दा तो उनके काबू में नहीं आ रही थी। मुझे जाना है, मुझे नहीं रहना। लिटिल बॉय, लिटिल बॉय, मेरे कबीर को मार दिया। मेरा कबीर मर गया, ये आखिरी अल्फाज थे। फिर वो होश से बेगाना हो गई क्योंकि नर्स ने इंजेक्शन लगा चुकी थी। अब एक तवील इंतज़ार शुरू हुआ था, जानलेवा इंतज़ार। कबीर शाह तो वाकई रोने लगा था। वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था वर्दा की तकलीफ़, लेकिन उसकी सेहत के लिए उसे ये पत्थर दिल पर रखना था। और वो तेज़ तेज़ कदमों से अस्पताल से बाहर निकलता चला गया। फुटपाथ पर चलते चलते वर्दा के साथ गुजरे लम्हात को याद कर रहा था। उसकी आंखें भीगी हुई थी। वो तो सोच भी नहीं सकता था एक दिन वो खुद उसे अपने से दूर छोड़ आएगा। ठंडी हवाएं चल रही थी जबकि कबीर शाह के दिल में आग भड़क रही थी। उसके लिए वर्दा की जुदाई जानलेवा थी। अपार्टमेंट पहुंचती वो अंदर दाखिल हुआ। कोट उतार कर एक साइड पर रखकर जल्दी से अपना लैपटॉप ऑन किया। ना जाने वो और किन लोगों के लड़ने की तैयारी कर रहा था, क्योंकि जब तक उसकी जान में जान थी वो अपने फर्ज से पीछे नहीं हट सकता। हारिस से बात करते हुए मुतमईन हो गए थे जब उसने लैपटॉप बंद किया। सोफे की पुश्त से टेक लगा ली। वर्दा प्लीज़ ठीक हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे बगैर कबीर शाह सांस नहीं ले पा रहा। आंसू अब उसकी आंखों से गिर रहे थे। इरम सुबह मुस्कुराती हुई उठी थी। अपने साथ सोए खूबसूरत शौहर के माथे पे लब रखते वो अपने अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं उतार पाऊंगी भाई जी, मुझे माफ़ कर देना प्लीज़। हिना बेगम को नाश्ते के बाद दवाई देते वो करम शाह को नाश्ते के लिए बुलाने आ गई थी। उठे, आपको देर हो रही है। फजल भाई 2 दफ़ा बुलाने आ चुके। करम उठ जाए। वो उसे कंधे से पकड़कर हिलाती आवाज़ दे रही थी जब करम शाह ने उसे झटका देते अपने ऊपर गिराया था। मेरा तो उठने का इरादा नहीं, वो मदहोशी से बोला तो इरम शर्मा के उसके सीने में मुंह छुपा गई। ये क्या है? करम ने उसका चेहरा ऊपर करते पूछा। मुझे शर्म आ रही है, इरम ने फिर से मुंह छुपाते कहा। अच्छा जी, जब मेरे सोते हुए मुझे प्यार करती हो तब शर्म नहीं आती? हाय अल्लाह, आपको पता है? नहीं, मैं बच्चा हूँ, कहता उसके गर्दन में मुंह छुपा गया। नाश्ता ठंडा हो जाएगा, इरम ने कहा। कोई बात नहीं, कहता वो अपने काम में मसरूफ़ हो चुका था, जबकि इरम तो बस उसके आगे हार ही मान सकती थी जो उसने आसानी से मान ली थी। 3 महीने बाद। करम, क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो? कबीर शाह ने परेशानी से कहा। मामा का इंतकाल हो गया आज सुबह। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ज़ोहर के बाद जनाजा है। यहाँ तो इस वक्त रात है। भाभी कैसी है, कोई फ़र्क पड़ा? इंशाअल्लाह बेहतर लग रही है। अब चीखती चिल्लाती नहीं है, ज़्यादा वक्त सोती रहती है। अब 2 दिन बाद पहला कोर्स ख़त्म हो रहा है तो पता चलेगा। इंशाअल्लाह वो ठीक हो जाएंगी। इंशाअल्लाह, कहता वो फ़ोन रख चुका था। अल्लाह पाक आप पर रहम करे, हिना बेगम, और अगली मंजिलें आसान बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। वर्दा की आंख खुली तो वो इधर उधर देख रही थी। आज उसके सोए हुए दिमाग को 3 महीने बाद जगाया गया था ताकि उसकी हालत का अंदाज़ा हो सके। वर्दा लाशऊर से शऊर की तरफ बढ़ रही थी। उसे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था, ना ही कुछ याद आ रहा था। वो कहाँ है, क्यों है, ये जगह कौन सी है? कबीर शाह की तरफ देखते वो सोचने की कोशिश कर रही थी। वो कौन है, क्या है वो उसे जानती है? उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। वर्दा, कैसी हैं आप?
मैं ठीक हूँ, आप कौन हैं? मैं कहाँ हूँ? मैं आपकी डॉक्टर हूँ। आप अमेरिका का नाम सुनते ही वो झटके से उठी, लेकिन फिर से लेट गई थी। मतलब उसे पता ही नहीं था अमेरिका में रहती थी या पाकिस्तान। वर्दा, ये कौन है आपके? डॉक्टर ने कबीर शाह की तरफ इशारा करते हुए कहा। वर्दा ने गौर से कबीर शाह की तरफ देखते हुए कहा, मैं नहीं जानती ये कौन है। लेकिन वर्दा ने कहा, लेकिन? डॉक्टर ने पूछा। ये मुझे अच्छा लग रहा है, शायद मेरा दोस्त है। कबीर शाह हल्का सा मुस्कुरा दिया था। मतलब वो उसके दिल में इस कदर है कि वो उससे याददार इस वक्त भी वो अच्छा लग रहा है जब उसे कुछ भी याद नहीं। हाँ, ये आपके दोस्त है कबीर शाह, डॉक्टर ने मुस्कुरा के कहा। कबीर शाह, वर्दा ने नाम दोहराया। क्या आपको ये नाम याद है? नहीं, बस लग रहा है मैंने सुना हुआ है। मेरे दिमाग में घूम रहा है कबीर शाह, कबीर शाह, कबीर शाह। वो इधर नाम दोहराती जा रही थी। जब कबीर शाह उसके लबों पे झुकते बोला, मैं हूँ कबीर शाह, तुम वर्दा, मैं वर्दा, तुम कबीर शाह, मैं वर्दा, तुम कबीर शाह। वो मुस्कुराई तो कबीर शाह एक दफ़ा फिर से उसे चूम गया। मैं खुश हूँ कि हमने उनके दिमाग से वो बुरा हादसा मिटा दिया है, लेकिन अभी कुछ दिन हम इंतज़ार करेंगे। उन्हें कोई मेडिसिन नहीं दी जाएगी ताकि पता चल सके क्या वो हमेशा हमेशा के लिए मिट गया। हादसा उनके दिमाग से या वक्ती है। क्या मैं इन्हें साथ ले जा सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, आप उन्हें घुमाएं ताकि वो फ्रेश हो के, कहता वो वर्दा की तरफ बढ़ गया। अपार्टमेंट में दाखिल होते वो इधर उधर देखती चली जा रही थी। हम कहाँ आए? अपने अपार्टमेंट। यहाँ क्यों? हम रहते हैं यहाँ। भूख लगी है? कबीर शाह ने पूछा। हाँ। क्या खाऊंगी? पता नहीं, मुझे याद नहीं मैं क्या खा सकती हूँ। अच्छा आओ किचन में चलते। वो उसे पकड़ के साथ ही किचन में ले आया। वर्दा को कमर से पकड़ कर शेफ पे बिठाया। उसके लबों पे लब रखते पीछे हुआ। बिरयानी खाऊंगी? हाँ मैं खाऊंगी, चलो फिर मैं बनाता हूँ। कबीर शाह मसाला बना रहा था, वो उसे गौर से देख रही थी। तुम मेरे क्या लगते हो? वर्दा के सवाल पर कबीर शाह मुस्कुरा दिया। मैं अपनी जान की जान हूँ। तुम कबीर शाह हो? मुझे ये नाम आता है। कबीर शाह दिल से खुश हुआ था। और कौन से नाम याद है? मुझे कुछ कुछ याद आता है, लेकिन फिर से भूल जाता है। क्या याद आता है? वो चावलों पे दम लगाते बोला, पाकिस्तान। मुझे याद है पाकिस्तान। पाकिस्तान क्या है? वर्दा ने मासूमियत से पूछा। पाकिस्तान हमारी जान है, हमारा वतन है, हमारा देश है। अच्छा, और वो? वर्दा ने बेजार होते कहा। चलो मैं खाना लगाता हूँ, आ जाओ। टेबल पर खाना खाते वो खामोश रही थी। अच्छा बनी है बिरयानी? अच्छी है। खाने के बर्तन धोने के बाद वो उसे कमरे में ले आया था। फिल्म देखने को दिल कर रहा है? नहीं, सोना है। वो अजीब सा बिहेव कर रही थी। अच्छा आ जाओ मेरे पास। क्यों? क्या मतलब क्यों? तुम मेरे साथ क्यों सोएंगे? वर्दा की बात पर कबीर शाह कहा लगा गया। क्योंकि मैं आपका शौहर हूँ। वर्दा को गोद में उठाते वो बेड पर ले आया था। वर्दा खामोश रही थी। अपने साथ लिटाते वो उसके बालों में उंगलियां चलाने लगा। एक बात वो नोट कर रहा था कि वो ये था कि जिस बात को वर्दा को समझ नहीं आ रही थी, वो इस बात पर बहस नहीं कर रही थी। थोड़ी देर में वो सो गई थी। आज कितने दिनों के बाद कबीर शाह के दिल को सुकून मिला था। उसकी जान उसकी बाहों में थी। वो उसे बेख्तियार चूमे गया था। कभी गाल चूमता तो कभी होठों पे लब रखता, कभी हाथों पे लब रखता तो कभी बालों पे प्यार करता। मुझे यकीन है मेरी जान, मेरी लिटिल गर्ल बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। वर्दा को ज़ोर से खुद में भीजते वो सुकून से सो गया। सुबह वो जल्दी से जाग गया था। नमाज़ पढ़ते वो खुशी से रो दिया था। सब कुछ ठीक लग रहा था। उम्मीद की डोरी और मजबूत हो गई थी। नाश्ता बनाते वो वर्दा की गोद में उठाते बाहर ले आया था। उसको फ्रेश करते वो मुतमईन सा था। फिर उसे नया ड्रेस दिया था ताकि वो पहनकर तैयार हो जाए। कबीर शाह अपनी प्यारी सी बीवी के बालों में कंघी करते गुनगुना रहा था। फिर वो उसे साथ लेके बाहर निकल गया। आज उसका इरादा उसे घुमाने का था। वो मजीद बेहतर थी। डॉक्टर के मुताबिक अगर इन दिनों में उसे दौरा ना पड़ा तो अगला कोर्स पूरा करते बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, और अगर दोबारा से दौरा पड़ने शुरू हो गए तो आखिरी हल ऑपरेशन होगा। और दोनों चलते चलते दूर तक आ गए थे। टैक्सी में बैठकर वो रेलवे स्टेशन पे उतरे थे। आगे का सफ़र वो ट्रेन से करने वाले थे। साहिल समंदर पे चलते वो उससे दूर तक ले गया था। दोपहर का खाना उसे रेस्टोरेंट में खिलाया था। फिर वो
ज़ू चले गए थे। वरदा जानवरों और परिंदों को बहुत शौक से देख रही थी। वो जब भी अगले पिंजरे पे जाती तो खुश होकर चिल्लाती, ये न्यू एनिमल है। कबीर शाह इस पागल सी दीवानी सी लड़की के साथ चलता मुस्कुरा रहा था। वो बहुत खुश था क्योंकि आज 2 दिन हो गए थे विरदा को कोई दौरा नहीं पड़ा था। मतलब वो ठीक है। अपने मोबाइल में उसकी ढेर सारी तस्वीरें बनाता हुआ उसे भी मुस्कुराने पे मजबूर कर गया था। वरदा को कबीर शाह के साथ अच्छा लग रहा था। वो महफूज तसव्वुर कर रही थी, कबीर शाह उसका शौहर है तो सच ही होगा। वरदा इन फ़िक्रों से आज़ाद खुली फ़िज़ा में सांस ले रही थी। अस्पताल से आने के बाद वो काफ़ी फ्रेश सा महसूस कर रही थी। उसे सुकून सा आ रहा था। वो बार बार कबीर शाह की तरफ देखती और मुस्कुरा देती। कबीर शाह भी उसका पूरा साथ दे रहा था। ज़िंदगी खूबसूरत तरीन लग रही थी। वो रात देर तक घर पहुँचे थे तो आते ही सो गए थे। रात कबीर शाह की आँख खुली वरदा को बहुत ज़्यादा हिलने की वजह से खुली थी। वो शायद कोई डरावना ख्वाब देख रही थी। वो ज़ोरदार चीख के साथ उठ के बैठ गई थी। कबीर शाह ने फ़ौरन उसे लाइट ऑन की तो डरी सहमी हुई कबीर शाह को देख रही थी। वरदा क्या हुआ? कबीर शाह ने उसे साथ लगाते पूछा, लेकिन इससे पहले कि वो कभी कुछ जवाब देती वो कबीर शाह की बाहों में झूल गई थी। वरदा वरदा कबीर शाह के हाथ पांव फूल गए थे। उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। पानी के छींटे उसके चेहरे पे मारते वो उसे होश दिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो तो हिल भी नहीं रही थी। कबीर शाह ने वक्त ज़ाया किए बगैर फ़ौरन हॉस्पिटल में फ़ोन करके एम्बुलेंस कॉल की थी। वक्त ज़ाया किए बगैर एम्बुलेंस सर्विस कॉल की थी। अगले 10 मिनट में वो उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। डॉक्टर इमरजेंसी में मौजूद थी। वरदा को फ़ौरन से दोबारा हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया था। कबीर शाह को नहीं मालूम था उसकी ज़िंदगी में अब और कौन सा तूफ़ान आने वाला है। बस इमरजेंसी के बाहर बैठे वो यही दुआ कर रहा था, अल्लाह पाक किसी और आजमाइश में ना डाले। आज के पूरे दिन में ही तो उसे पहली दफ़ा लगा था वो ठीक हो गई है। वो नॉर्मल बिहेव कर रही थी। तब उसका फ़ोन बजा तो पाकिस्तान से करम बाजुओं की मदद से बार-बार आंखें रगड़ रहा था। हाँ करम, कबीर शाह ने अपनी आवाज़ पर काबू पाने की कोशिश की। भाई जी, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब दादा बनने वाले हैं। ये वो वक्त था जब कबीर शाह अपना दुख को छुपाते कह लगा कर हंसा था। मेरा पोता आने वाला है, वो फिर से कहा लगा कर हंसा था। गुड़िया का बहुत ख्याल रखना, मैं बहुत जल्द तुम्हारी भाभी के साथ वापस आऊँगा। बात वो कॉल कहता हूँ फ़ोन रख चुका था। फिर ज़ब्त का बंधन टूटा था। कबीर शाह कुर्सी पर गिरता फूट फूट कर रो दिया। मिस्टर कबीर, वो ठीक नहीं है, उनका फ़ौरन ऑपरेशन करना होगा। लेकिन आपने तो कहा था कि बिल्कुल, मैंने कहा था कि अगर मेडिसिन काम कर जाए तो ऑपरेशन की ज़रूरत, लेकिन मुझे नहीं मालूम ऐसा क्या हुआ। वो वक्त नहीं है मिस्टर कबीर, हमें परमिशन दे प्लीज़। मुझे बताए क्या हुआ है, चले अंदर। डॉक्टर कबीर शाह को लेकर अंदर दाखिल हुई तो कबीर शाह ने देखा वो बेहोश पड़ी है, लेकिन फिर भी सर को उठा उठा कर मार रही है। लग रहा है जैसे उसकी जान निकल रही है और इस वक्त कबीर शाह को भी लगा उसकी जान निकल जाएंगी। सुर्ख बत्ती जल चुकी थी। आज कबीर शाह वरदा की मौत के परवाने पर दस्तखत कर आया था। ऑपरेशन कामयाब हो जाए तो कबीर शाह की किस्मत, वरना बाकी की सारी ज़िंदगी पागल खाने में कट जानी थी। ऑपरेशन नाकाम होने का मतलब था वरदा का हमेशा हमेशा के लिए पागल हो जाना। आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो उस वक्त अकेला था, बिल्कुल अकेला, जब उसे किसी कंधे की ज़रूरत थी जिस पर सर रख के वो रो सकता था। लेकिन कोई भी तो नहीं था जिसके साथ वो दुख दर्द बांट सके। जब किसी ने उसके कंधे पे आके लब रखे थे, करम शाह, वो इस लम्स को करोड़ों में पहचान सकता था। लेकिन वो तो पाकिस्तान में है। अभी 1 घंटा पहले तो बात हुई मेरी। फिर उसके कानों ने सिसकियों की आवाज़ सुनी, मेरा करम शाह। उसने मुड़कर देखा तो वो लाल आंखों से उसे देख रहा था, जबकि रोने से सिसकियाँ निकल रही थी। फिर वो कबीर शाह के गले लगता ज़ोर से रो दिया था, आपने कैसे सोचा आपको अकेला छोड़ दूंगा? मैं पल पल से वाकिफ़ हूँ भाई जी। कबीर शाह के हाथों पर बोसा देते वो उसे सहारा दे गया था। वो ठीक नहीं है करम, मुझे लगता किस्मत छीन लेंगी उसे मुझसे। अल्लाह पर भरोसा रखे, वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ सकता। करम शाह कंधा मिलते ही वो उसके सर रख कर बुरी तरह से रो दिया। अपना दिल हल्का कर गया था। मैं कभी ना वापस आने के लिए जा रही हूँ खाला,
मेरे बाप के काले करतूतों की लंबी फहरिस्त है, अब जिसमें वो मेरी मामा का कातिल भी करार दिया गया। हो सके तो माफ़ कर देना प्लीज़। रोते रोते वो गाड़ी में सवार हो गई। लीज़ा अपनी खाला के घर 3 माह रह रही थी, जब तक उसके सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो चुके थे। एयरपोर्ट की पार्किंग में वो कैब से नीचे उतरी तो ना जाने क्यों आंखें भर आई। मैं जा रही हूँ डैड, हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन दिल था कि तड़प रहा था, नहीं जाना चाहिए मुझे। लेकिन यहाँ रुकूं तो किसके सहारे। वो चलती चलती अंदरूनी दाखिली दरवाजे तक आ गई थी, जब वो अपने दिल की मानती एक दफ़ा फिर से मुड़कर देखना चाहती थी पाकिस्तान को, लेकिन वो तो उसकी एक नज़र में पत्थर हो गई थी। हारिस अपने पूरे स्टाफ के साथ खड़ा था, फूल लेकर। उसके हाथ में माइक था। जब उसने लीज़ा को देखते बोलना शुरू किया, एयरपोर्ट पर आने वाले लोगों का रश लग गया। मिस लीज़ा, विल यू मैरी मी? उसके माइक पर आवाज़ गूंज रही थी। आई रियली लव यू, बिलीव मी आई नेवर एवर लिव विदाउट यू, trust me, I am your true lover and true father of your children. My daughters Liana really miss her mom. हारिस की बात पर तो लीज़ा लाल हो चुकी थी। जब सारे लोग शोर मचाने लगे, अपने बच्चों के बाप को माफ़ करो, अपनी बेटी के लिए मत जाओ, तुम्हारी बेटी तुम्हारी राह तक रही है। जबकि लीज़ा तो ये सोचकर पागल हो रही थी कि उसने शादी कब की, जो उसकी बेटी आए उसे मिस कर रही है। फिर हर तरफ से लीज़ा पर फूल गिरने लगे जब हारिस ने दोनों बाजू फैलाकर उसे दावत दी थी और लीज़ा ने वो दावत कबूल कर ली थी। वो भागती हुई आई और हारिस की बाहों में समा गई। शुक्रिया लीज़ा, शुक्रिया। लीज़ा के होठों पर झुकते हुए आहिस्ता आहिस्ता उसे कीमती होने का एहसास दिला रहा था। चलो घर चलते हैं। चलो कहती वो उसका हाथ थाम चुकी थी। हम शादी भाईजी और मैम के आने पे करेंगे। ओके। वो मुस्कुराई। कैसी है मैम? लाते हुए वो बस इतना ही बोल पाया था, वो ठीक नहीं, उनके लिए दुआ करो लीज़ा। कहती वो बाहर देखने में मसरूफ़ हो गई। क्या बात है इरम, तुम्हारी तबीयत को क्या हुआ है? पता नहीं करम, बस चक्कर आ रहा है और उल्टी हो रही। डॉक्टर के पास चलते। वसाई वसाई। साई सरकार, बीबी की तबीयत ख़राब है, हम हॉस्पिटल जा रहे। साई सरकार, बीबी ठीक है, ऐसी हालत में हो जाता है ऐसा, आप परेशान ना हो। कैसी हालत वसाई? मुझे लगता है छोटे साई सरकार के आने का वक्त हो गया। वसाई खुशी से बोली। क्या? जी साई सरकार, आप फिर कभी डॉक्टरनी को दिखा लेकर, हम तो समझ ही नहीं पा रहा था वसाई कह क्या रही है। अस्पताल की तरफ के बाहर वो पागलों की तरह चिल्ला रहा था। फजल भी खुशी से झूम झूम जा रहा था। भाई जी को बताता हूँ। नहीं। इरम जल्दी से बोली, आप उनके पास जाकर बताइएगा। जा तो रहे आप? हाँ तो ये तो है, कहता वो खुशी खुशी गाड़ी में बैठ चुका था। अमेरिका एयरपोर्ट पर उतरने के तक वो बहुत खुश था जब उसे एक कॉल मौसूल हुई और वर्दा की हालत का बताया। वो जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचा था। वहाँ शीशे के पार उसने कबीर शाह को रोते देखा था। फ़ोन किया तो खुशी से कहा लगाने लगा। करम शाह के दिल पे हाथ पड़ा था जब कबीर शाह कुर्सी पर बैठा फूट फूट कर रो रहा था। वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था, बाहर निकल गया। घंटे भर बाद वो वापस आया, कबीर शाह से मिला। दोनों भाई सांसें रोके अस्पताल कुर्सी पे बैठे थे। एक सोच रहा था उसकी ज़िंदगी छीन लेने वाली, दूसरा सोच रहा था अपने भाई को कैसे संभाले। तभी एक लड़की वज़ू करती है, दुपट्टा सर पर नमाज की सूरत में बांधती है, अल्लाह अकबर, रुको जाती है, फिर सजदा करती है। पूरी नमाज पढ़ने के बाद वो अल्लाह के हुजूर दुआ के लिए हाथ उठाती है और कहती है, ए अल्लाह, मैं बड़ी गुनहगार हूँ, लेकिन मेरा कसूर नहीं। आप जानते हैं मैं मजबूर थी, कैद में थी। वो लोग मुझसे ज़बरदस्ती ये सब काम करवा रहे थे। अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। और जिस शख्स ने जान हथेली पे रख के हमें उन शैतानों से बचाया, निजात दिलाई, अल्लाह पाक अपने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके उस नेक शख्स की हर परेशानी दूर फरमा दे। दरवाजे खोले अल्लाह पाक, अगर वो किसी मुसीबत में मुब्तला है तो उसकी मुसीबत दूर फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। एक माँ अपनी बेटी
को देखती तो आसमानों की तरफ मुँह करके कहती है, अल्लाह तबाह कर उनको जिन्होंने मेरी बेटी पर जुल्म किया, और उस शख्स पर अपनी रहमत नाजिल फरमा जिसने हमारी मदद की, मेरी बेटी को इन दरिंदों से नजात दिलाई। एक बाप अपने जवान बेटे को ठीक होता देख कह रहा था, ए अल्लाह इस शख्स को ज़िंदगी दे, सेहत दे, उसकी परेशानियों को दूर कर दे जिसने मेरा बच्चा बचा लिया। अस्पताल के पलंग पर लेटे एक लड़की सोच रही थी, अब उसे जहर की ज़रूरत नहीं है, अब उसके जिस्म में सुइयाँ नहीं चुभती, अब उसे नहीं लगता अगर उसे नशा ना मिला तो मर जाएंगी। ए अल्लाह उस शख्स के जिस्म से हर जहर निकाल फेंक जिसने मुझे उस जहर से निजात दिलाई। और फिर जो सुन रहा है वो सबकी वो अल्लाह पाक है जो रेशे रग से भी ज़्यादा करीब है, फिर वो कैसे ना सुने। डॉक्टर परेशानी से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। आज तक ऐसा केस सामने नहीं आया था। दिमाग की नसें उलझ चुकी थी, अगर किसी एक को छेड़ा तो बाकी भी डैमेज हो जाएंगी। बहुत मुश्किल है ये ऑपरेशन कामयाब हो, इंतहाई मुश्किल तरीन हालात है। वो सब अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं। अमेरिका की मस्जिद में सर सजदे में रख के कबीर शाह रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए कह रहा है, ए अल्लाह मैंने आज तक कभी कोई गलत काम नहीं किया। अनगिनत बच्चे बच्चियों लड़कों मर्दों को तेरी रज़ा की खातिर बचा चुका हूँ, आज मुझे बचा ले, आज मुझे बचा ले मेरे मौला। सर सजदे में रखते और रोते रोते बस अपना बचाने की दुआ कर रहा था। डॉक्टर परेशानी से दो चार है, लेकिन फिर एक मौजज़ा होता है, दिमाग की तमाम नसें खुद ब खुद अपनी जगह आ रही है। डैमेज में अलग हो गई, बाकी दिमाग 100% काम कर रहा है। उसकी एक नस को ठीक कर दिया गया। ऑपरेशन मुकम्मल हुआ, सब्ज़ बत्ती जल चुकी थी। कबीर शाह के आंसू भी बढ़ गए थे। डॉक्टर्स जी पूरी टीम से बाहर निकलती कहती है, नामुमकिन था उनका बच जाना, लेकिन ये मौजज़ा हमारी समझ से बाहर है। वो बिल्कुल ठीक है, ऑपरेशन कामयाब हो गया है, जल्द होश आ जाएगा। उनकी बात सुनते कबीर शाह सजदे में गिर गया था। करम शाह ने उनका शुक्रिया अदा किया जब एक डॉक्टर बोली, किस मज़हब से हो? इस्लाम। वो मुस्कुराई, फिर बोली, बेशक इस्लाम एक सच्चा दीन है। आप? मैं भी मुस्लिम हूँ, कहती वो मुस्कुराई कमरे में चली गई। पाकिस्तान फ़ोन करके बताया गया, गरीबों को खाना खिलाए गए, यतीम खानों में खाने पीने की अशिया भेजी गई। ये मौजज़ा था। अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआएं सुनकर मौजज़े दिखाता है। कबीर शाह बेसब्री से विरदा की आंखें खुलने का इंतज़ार कर रहा था। बस उसने हल्की हल्की आंखें खोलकर कबीर शाह को देखा। वो उसका कबीर शाह ही था, उसका आंसू बहा था। कबीर, वो आहिस्ता आहिस्ता से बोली तो कबीर शाह उसका हाथ चूम लिया था। साईं सरकार, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक भाभी, आप कैसी हैं? बेहतर हूँ, सर में दर्द है, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। इरम? वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान? हम अमेरिका में हैं मोहतरमा, बहुत परेशान किया मुझे, अब देखना सारे बदले गिन गिन कर लूँगा। वो मुस्कुराते उसके लब चुम गया। 3 महीने 13 दिन बाद वो उसे कबीर कह रही थी, वो ठीक हो रही थी। डॉक्टर ने आके चेकअप किया तो मुस्कुराकर बोली, ये बिल्कुल ठीक है। कबीर शाह मुस्कुराता जबकि करम शाह मुस्कुराकर कबीर शाह के गले लगा था। मैं यही हूँ तो भाभी से दूर रहना। ओए छोटा है तो छोटा रहे, मेरी बीवी है, दूर है, समझा? भाई जी आप ना बस ही कर दे। करमशाह तुम भी बस कर दो। वरदा तो उनकी लड़ाई देखकर मुस्कुराई जा रही थी, जबकि वो दोनों उसे हंसता देखकर दिल में खुश हो रहे थे। ये देखने के लिए तो तरस ही गए थे। उठो जल्दी, ये फ्रूट्स ख़त्म करो। मैं नहीं कर रही। वो ज़िद्दी होकर लेटी रही थी। वरदा मुझे तंग मत करो, जब तक तुम अच्छे से चलोगी नहीं हॉस्पिटल से घर नहीं जाने देंगे डॉक्टर। मुझे घर जाना है तो जाना है, बात को समझने की कोशिश करो, कह दिया ना, वो गुस्से से बोली। तो कबीर शाह चुप हो गए। करम शाह ने मुस्कुरा कर देखा कबीर शाह की। अब करो ना ज़बरदस्ती, जालिम इंसान। जब मैं छोटे होते तो मेडिसिन नहीं खाता तो मुझे डांटते थे, मारते थे। तुम तो तितलियाँ लगानी बंद करो करम शाह। उसकी बात पर करम शाह कहकहाल हंसने लगा। ओके भाभी, इजाज़त है, हम सब आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। वरदा ने मुस्कुरा के हाँ कहा तो कबीर शाह को मिलते बाहर निकल गया। मैं डॉक्टर से पूछता हूँ। हाँ जल्दी से, कहती वो मुस्कुराती दोबारा से लेट गई थी। अपार्टमेंट में पहुँचती वो काफ़ी फ्रेश लग रही थी, अब तो चलती भी थी।
बोलती भी थी, हंसती भी थी और कबीर शाह को छेड़ती भी थी। डॉक्टर ने 6 माह के लिए रोका था, उसके बाद वो पाकिस्तान जा सकती थी, लेकिन अभी एहतियात की बहुत ज़रूरत थी। कबीर शाह आज से 3.5 माह बाद खुश था। वर्दा भी उसे देखकर शर्मा रही थी। कपड़े बदलते वो कंबल में घुस गई थी क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी। थोड़ी ही देर बाद कबीर शाह चाय ले आया था, साथ सैंडविच बनाए थे। आपने कब सीखा ये सब? वर्दा ने खुशगवार हैरत से पूछा। जनाब, हम तो हर काम में माहिर है, बस आपने ही तवज्जो नहीं दी। मैं कुछ कहना चाहती हूँ आपसे कबीर। बोलो मेरी जान। आप ये जानना चाहते होंगे मेरे साथ वहाँ क्या क्या हुआ? कहाँ? जहाँ वो लोग मुझे लेकर गए थे। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जानना चाहते वहाँ क्या हुआ, क्योंकि कबीर शाह इतना घटिया नहीं कि अपनी इज्जत पर शक करे। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ, मैं जानता हूँ सब कुछ। वर्दा वो मुस्कुराया। बताओ, क्या चाय कैसी बनी है? बहुत अच्छी, वर्दा ने मुस्कुरा के कहा। जब कबीर शाह उसके लबों पे झुकते बोला, बताओ मेरा प्यार कैसा लगा? वो सरगोशी के अंदाज में बोल रहा था। वर्दा तो घबरा ही गई। मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे तो नहीं पता था कि बीमार बंदे को भी ये बताना पड़ेगा। बड़ी चालाक हो तुम वैसे। कबीर शाह की बात पर खिलखिला के हंसी। आप भी कम नहीं। बताओ तुम्हें कहता हुआ उस पर झुकता चला गया। छोड़ो मुझे, वर्दा हल्की आवाज़ में बोली। बस हो चुकी बोलती बंद। वर्दा का रंग लाल हो गया, उसे राहत दे रहा था। कितने अरसे बाद वो उसे शर्माता हुआ देख रहा था। वो उसे तंग कर रहा था, जबकि वो बीमार है इस बात का पूरा ख्याल भी रखा हुआ था उसने। आप रोते रहे? वर्दा ने सवाल किया। नहीं, किसने कहा? नर्स ने बताया कि तुम्हारा शौहर तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा रोता रहा है। मुझे याद नहीं जब आपको गोली लगी उसके बाद क्या हुआ। मुझे तो गोली छू कर गुजरी थी, लेकिन मोहतरमा पूरे नखरे उठाए। वो उसके गाल चूमते हुए बोला, वाकई नहीं लगी थी? या अल्लाह, तेरा शुक्र है, मैं तो डर गई थी बहुत। कबीर शाह के दिल पर हाथ रखते हुए मुस्कुरा दी थी। अगर आपको गोली लग जाती ना, तो पता नहीं मेरा क्या होता। वो हंसी लगी, जबकि कबीर शाह तो अपनी आंखों से देख चुका था उसकी गोली लग उसे क्या हुआ। वो लम्हा लम्हा सहज चुका था। तुम हो ना मेरे पास, फिर भला मुझे क्या हो सकता है? वर्दा ने मुस्कुराकर सर उसके सीने पे अल्लाह पाक मेरी जिंदगी भी आपको लगा दे, आमीन। लाल लहंगा, जिसकी चोली दुपट्टा सब लाल रंग की थी, के कुंदन से स्टोन से सजाए, काम से सजाए हुए बेशकीमती लिबास को जेबतन किए वो किसी रियासत की हूर लग रही थी। पार्लर वाली ने इतना प्यारा मेकअप किया था, वो बदल सी गई थी। कबीर शाह उसके लिए ख़ास तौर पर नीली आंखों वाले लेंस लेकर आया था, क्योंकि अमेरिका में उसे नीली आंखों वाली गोरियां बड़ी पसंद थी। बारात का एहतमाम एक बहुत बड़े होटल में किया गया था। करम शाह वर्दा और इरम को पार्लर से लेने आ गया था। इरम ने खुली सी फ्रॉक पहन रखी थी ताकि उसका जिस्म नुमाया ना हो। थोड़ा ही वक्त रह गया था, आखिरी महीना चल रहा था। वो दोनों हॉल में आकर उतरी तो वसाई और रज्जो ने उन्हें अंदर पहुंचाया। सिक्योरिटी हाई अलर्ट थी, क्योंकि अब कबीर शाह किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। बारात तो बग्गी पर आई थी। हारिस, करम, महमूद और बाकी सब ने दिल खोल कर आतिशबाजी की थी। कबीर शाह तो बेताब हो रहा था कब वर्दा को देखेगा। लड़के तो बाकायदा डांस कर रहे थे आगे आगे। करम शाह ने एक गाड़ी की छत पर चढ़कर नोटों की बारिश शुरू कर दी थी। छोटे छोटे बच्चों के साथ बड़े बड़े लड़कों ने भी खूब जेबें भर ली थी। कबीर शाह तो तंग ही पड़ गया था, लेकिन ऑर्डर था कि दूल्हा बोल नहीं सकता, तो वह आज भी गूंगा ही बना हुआ था। आखिर कोई 2 घंटों बाद लड़कों ने अंदर का रुख किया था। स्टेज पर बैठकर वो मुस्कुराता हुआ इधर उधर देख रहा था। जब दोबारा से निकाह करवाया गया, इजाब व कबूल के बाद इरम ने दुल्हन को साथ लाया तो कबीर शाह के दिल की धड़कन तेज हुई। वो तो वर्दा लग ही नहीं रही थी। कबीर शाह वर्दा का हाथ थामकर स्टेज पर लाया था। फिर बारी आई दूध पिलाई की। इरम ने रस्म के साथ वसाई की बेटी भी थी। दोनों को कबीर शाह ने 50,000 रुपये दिए थे। रुखसती हुई तो घर में वेलकम करने के लिए करम शाह, इरम, डॉक्टर मोहम्मद, हारिस, लीजा, सोमा और कुछ दोस्त मौजूद थे। पूरा घर फूलों से भर दिया गया था। बाहर गाड़ी के टायरों तक फूल बिछे हुए थे। वर्दा के पहले कदम के साथ ही आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। छत से फूलों की पत्तियां निछावर की गई। वर्दा तो इस वक्त दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की तस्वुर कर रही थी। दरवाजे पर मोहतरमा इरम साहबा फिर से खड़ी थी। अरे कितने पैसे लोगी गुड़िया? दिल नहीं भरा? भाई जी, 2 लाख से 1 रुपया कम नहीं। बोले मंजूर? अरे बाबा मंजूर, कहते खाली चेक उसके हाथ में थमाकर जान छुड़वाई थी अपनी। वर्दा को लाकर बाहर हॉल में बिठा दिया गया था। सारे मुलाजिम को वो वर्दा ने अपने हाथों से नेक दिए थे। फिर वो उसे साथ लेता अम्मा के कमरे में दाखिल हुआ। अम्मा, मेरी प्यारी अम्मा।
आवाज़ें देते उसकी आवाज़ भर्राई थी। देखिए आज ले आया हूँ आपकी बहू को। प्यारी है ना? वरदा के तो आंसू निकल आए थे। ना माँ थी ना और ना बाप। इरम वरदा को कबीर शाह के कमरे में छोड़ आई थी। कबीर शाह तो पागल ही हुआ जा रहा था। सारी जिंदगी उसे डराता आया था, अब खुद डर रहा था। कमरे में दाखिल हुआ तो वरदा ने बहुत ही बड़ा सा घूंघट निकाला हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। वरदा खामोश। वो उसके पास जाकर बेड पर बैठ गया। यकीन करो वरदा, मैं इतना कभी नहीं डरा जितना आज मुझे डर लग रहा है। वैसे सच ही कहते, बीवी से हर बंदे को डर लगता है। वरदा खामोश। आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ। यकीन करो ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब था। तुम यूँ इतनी तैयार होकर मेरे बेड पे मेरा इंतज़ार करती। लाओ हाथ दो, मैं तुम्हें गिफ्ट दूँ। वरदा ने हाथ भी आगे नहीं बढ़ाया। शर्मा रही हो? वरदा ने सर जोर से हाँ में हिलाया। मेरी जान अब ना शर्मा, मैं कबीर हूँ, तुम्हारा कबीर। बस वो उस पर झुकने लगा था कि उसकी नज़र सामने खिड़की के पर्दे से सर निकाल कर हंसती हुई वरदा पे पड़ी। कबीर शाह तो करंट खा के बेड से उठा था और बहुत ज़्यादा बड़ा सा निकाल कर देखा तो वहाँ करमता ही दांत निकाल रहा था। तेरी तो। कबीर शाह उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन इससे पहले वो दूसरी तरफ से नीचे उतर गया। रुक जा, इधर ही, मैं कह रहा हूँ। क्यों, मैंने मार खानी है? भाभी से तो बड़ा डरते हो, मुझे मारते हो और आगे आगे भागते, बोल रहा था, जबकि वरदा का तो हंस हंस के बुरा हाल हो चुका था। शर्म तो नहीं आती? कबीर शाह गुस्से से लाल होकर चिल्लाया। क्यों, हमने कौन सा गलत काम किया? रुक जा करम शाह। वो फिर से उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, जबकि वह दरवाज़ा खोलकर भाग गया था। वरदा तो लाल हो चुकी थी हंस हंस कर। फिर तो कबीर शाह ने सारा कमरा चेक किया था, कोई और तो नहीं। वरदा कबीर शाह की हरकतों पे हंस हंस कर लोटपोट हो गई थी। जब वो एक ही जश्न में उस तक पहुंचा तो उसकी हंसी को ब्रेक लगा था। बड़ी हंसी आ रही है मुझ पर। इतने में कबीर शाह का फ़ोन बज उठा था। करम शाह का व्हाट्सअप मैसेज था। मिस्टर कबीर शाह, आपको शादी की पहली रात बहुत बहुत मुबारक, लेकिन कुछ करने से पहले एहतियात कीजिए क्योंकि कैमरे आपको देख रहे हैं। इसका मैसेज सुनकर कबीर शाह हैरान रह गए। कैमरे कमरे में? इधर से तो फिर उधर से इधर, वो हर जगह कैमरे की तलाश कर चुका था, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। शेरवानी उतारते वो साइड पे रख चुका था। अल्लाह ऐसा भाई के भी किसी को ना दे। जब एक तरफ से अलार्म वाली घड़ी का बजना शुरू हुआ, टी 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 टी, आवाज़ की सिमत बढ़ता वो घड़ी निकाल कर बंद कर चुका था। आओ बेड पर आओ, वरदा को देखते मुस्कुराकर बोला। वरदा बेड पर बैठी तो उसने दोनों को बेड की बड़ी सी कंफर्टर में छुपा लिया। मुझे अंदाज़ा नहीं था ये छोटे भाई इतने कमीने भी हो सकते हैं। बहुत प्यारी लग रही है। उसके होठों पे झुकने लगा था जब दरवाज़ा धाड़ 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 बज उठा। कबीर शाह का दिल किया जो बाहर जो भी है उसको टूटे कर दे, लेकिन इससे पहले ही खुसरो की आवाज़ सुनाई देने लगी। कबीर शाह ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। वरदा को तो कबीर शाह की हालत देख के बड़ा मज़ा आ रहा था। चले ना बाहर चलकर देखते प्लीज़, वरदा ने कहा। चुप करके बैठी रहो, कबीर शाह तप कर बोला। मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि शादी की पहली रात ऐसी होंगी। इससे पहले कि वो दोबारा से वरदा को हाथ लगाता एक नया शोशा छोड़ दिया गया था। बाहर लॉन में पटाखे फोड़ने लगा था जब कबीर शाह की बस हुई थी। पहले तो उनके खुसरो को बाहर निकाला, फिर करम शाह के पीछे बाहर लॉन में गया था, लेकिन वहाँ तो घुप अंधेरा था। करम शाह कोई भी हरकत की तो मैं तुम्हें घर से बाहर फेंक दे। मुड़ने लगा जब पीछे से आवाज़ आई, हैप्पी वेडिंग मेरे भाई। लॉन में बत्तियों से जगमगा रहा था। दरमियान में मेज़ पर केक था। वरदा भी आ चुकी थी, मतलब वो सबके साथ मिली हुई थी। कबीर शाह मुस्कुरा दिया। इन दोनों ने मिलकर केक काटा, लेकिन केक काटने के फ़ौरन बाद उसने वरदा को गोद में उठा लिया और किसी की सोने बगैर उसे कमरे में ले आया। मोहब्बत से वरदा को ब्रेसलेट पहनाया और उसका हाथ अपने होठों से लगा गया। आज कोई भी मेरी जान को मुझसे दूर नहीं करता, वो मोहब्बत से चूर लहजे में कहता अपना दिल खोलकर वरदा के आगे रख गया। गुजरती रात ने ज़िंदगी की अनगिनत तकालीफ के बाद दोनों को मिलते देखा था। दो रूहों के मिलाप को देखा था। कबीर शाह किसी नाजुक शीशे की तरह वरदा को अपनी मोहब्बत की बारिश में भिगोता चला गया था और वो भीगती चली गई थी। सुर्ख साड़ी में गुड़िया लग रही थी जब वो सब लीज़ा की बारात के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। कबीर शाह ने भाई बनकर लीज़ा को रुखसत करने का फ़ैसला किया था। अपार्टमेंट हारिस को दे दिया था, वो इसकी शादी की मौजूद थी। बारात में करम शाह और करीबी दोस्त थे। लीज़ा सिल्वर मैक्सी में बहुत प्यारी लग रही थी। निकाह के बाद रुखसती अंजाम पाई। इरम और वरदा ने लीज़ा को उसके रूम में पहुँचाया। ऐसे तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी कबीर,
सोमा ने कबीर शाह के बाजू पर थप्पड़ लगाते हुए कहा, मैंने दिल से तुम्हारा साथ देने का फैसला किया था। जानता हूँ सोमी, तुम मेरी बेहतरीन दोस्त हो। ये बहुत ज़्यादा पसंद आ गया है मुझे, लेकिन तुमने ना पहले इसकी शादी करवा दी। बड़ी जालिम हो तुम। करम शाह की तरफ देखती मुस्कुराई। हाँ हाँ हाँ, दिल भी लगाया तो किससे सोमा? वो खुद ही हंसी। लेकिन मैं हकीकत पसंद लड़की हूँ, दिल पर रोक नहीं लगाऊंगी। वो मुस्कुराई। मैं मामा को लेकर बाहर सेटल होना चाहती हूँ। अच्छा फैसला है ये। वैसे भी अब मेरी उम्र ही क्या है, 10 साल तो आराम से गुजर जाएंगे। तब तक तुम्हारे भाई का इरादा बन जाएगा दूसरी शादी का। हाँ हाँ हाँ, बड़ी बदतमीज़ हो तुम, कहता बाहर निकल गया था, जबकि सोमा भी घर जाने के लिए निकल चुकी थी। मुझे माफ़ कर दो मेरी बच्ची। अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी आखिरी सांसें लेती ताराबाई वरदा से माफ़ी मांग रही थी। वरदा ने बेतासी चेहरे के साथ उसे देख रही थी। एक सच तो सुनती जाओ वरदा, ये लोग बहुत बड़े होते हैं, आसानी से बुरे होते हैं, वो आसानी से जाने नहीं देते। मेरे भी पीछे वो लोग पहुँचे थे, रफ़ीक को मार देते। मैंने उन्हें से कहा, इसे मत मारना, मैं खुद आ जाऊँगी वापस। फिर तुम आने वाली हो गई तो मैं मजबूर हो गई। फिर सिर्फ तुम्हारी और रफ़ीक के लिए मैं वापस चली गई। मैं उसके सामने वापस नहीं जा सकती थी, तो उसकी गैर मौजूदगी में बच्ची छोड़कर चली आई। लेकिन मैंने सारी ज़िंदगी तुम्हें याद किया। मुझे माफ़ कर देना वरदा मेरी बच्ची, मुझे माफ़ कर देना, कहती है दुनिया छोड़कर चली गई थी। वरदा के आंसू निकल पड़े थे। कबीर शाह के सीने से लगी फूट फूट कर रो दी थी। जो भी था, जैसा भी थी, वो उसकी माँ थी। ताराबाई के कोटे पे बाकी लड़कियों के साथ ही उसे दफनाया गया। हमेशा हमेशा के लिए निशाने अबरत बन गई थी वो जगह। ताराबाई की कब्र पर फाता खानी करते वो कबीर शाह को देख रही। कबीर, काश इन्होंने अब्बा पर एतमाद कर लिया होता, उन्हें सच बता दिया होता तो आज ये सब नहीं होता। नहीं वरदा, जो हमारी तकदीर में होता है वही होता है। जी सच कहा आपने। कबीर शाह उसे साथ लगाते बाहर निकल आया था। साहिल समंदर पर वो कबीर शाह का हाथ पकड़ के दूर तक चल रही थी। मैं चाहती थी हमेशा ऐसे ही चलना। इतना सारा इंतज़ार करवाया आपने मुझे, मैंने नहीं इंतज़ार करवाया। हमारी तकदीर में लिखा था इतना इंतज़ार करना। उसे अपने साथ लगा, कितना प्यार करते हैं मुझसे, क्या प्रैक्टिकल करके दिखा? वो उसके लबों पे अंगूठा फेरते हुए शरारत से बोला, अरे माफ़ करे, कहीं भी शुरू हो जाते हैं। वैसे अब शुरू से ही इतने बेशरम से? अरे तौबा करो लड़की, मैं तो सीधा साधा शरीफ इंसान था, ये तो मेरी बीवी ने ख़राब कर दिया मुझे। दूर रहना चाहिए था आपको बीवी से। वरदा ने नासमझी से कहा, हैं ये क्या कहा? बीवी ने ख़राब कर दिया? की हवेली में कदम रखते उसे अपना पहला दिन याद आया था। वो डरती हुई गाड़ी से उतरी थी। आज वो पूरी शान के साथ बड़ी बीबी बन के दाखिल हुई थी। वसाई तो सदके के मुर्गे वार कर बाहर दे आई थी। इस हवेली में उसके अच्छे दिन गुजरे थे। जब कबीर शाह उसका हाथ थाम कर उसे अंदर ले आया, इरम बहुत खुश होकर मिली थी। शाम में कबीर शाह उसे घुमाने वाले आज पहली दफ़ा नवाब शाह घूम रही थी। क्या खाना है मेरी जान? ने गोलगप्पे। खैर तो है, पिछले कुछ दिनों से तुम जहाँ जा रही हो गोलगप्पे खा रही हो। मुझे बहुत अच्छे लग रहे, खट्टे खट्टे। ये भी ठीक है। कबीर शाह मुस्कुरा दिया। रात में वो हवेली वापस आए तो इरम की तबीयत खराब थी, तो फ़ौरन ही उसे लेकर अस्पताल चले गए। बाहर राहदारी में करम शाह कभी इधर चक्कर लगाता, कभी उधर। बैठ जाओ करम शाह, थक जाओगे। कबीर शाह उसे मसलसल चलते देख के बोला, भाई जी वो ठीक तो होंगी ना? इंशाअल्लाह भी डॉक्टर्स आकर खुशखबरी सुनाएंगी। वो किसके जैसा होगा? मेरे करम शाह जैसा। कबीर शाह उसे गले लगाता मुस्कुरा दिया था, क्योंकि वो समझ सकता था जब जान पर बनी हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उस सूरत हाल से गुजर चुका था। वरदा सामने बैठी तस्वीर पढ़ने में मसरूफ़ थी जब कबीर शाह उसके पास आ बैठा। क्या पढ़ रही है मेरा दिल? कबीर, हम हॉस्पिटल में इस वक्त परेशान हैं। तो मैं भी परेशान हूँ। लग तो नहीं रहा। कैसे लगेगा पता अब दिल को? कबीर प्लीज़ इस्तग़फ़ार पढ़ ले। क्यों? कबीर मुझे पढ़ने दे। नहीं, अब बंदा अपनी बीवी को ये भी नहीं पूछ सकता कि हमारी बेबी डॉल कब आएंगी। चुप, हद हो गई। अब बंदा बोल भी नहीं सकता। कबीर प्लीज़ मुझे पढ़ने दे, वरदा ने मुस्कुराकर कहा। तो कबीर शाह कुछ बोलने वाला था जब डॉक्टर मुबारक हो आपको साई सरकार, छोटे सरकार आ चुके। उसने बच्चा करम शाह को पकड़ाने की कोशिश की तो उसने कबीर शाह की तरफ इशारा किया। इनके हाथों में देना चाहता हूँ मैं अपना बच्चा सबसे पहले। डॉक्टर ने मुस्कुराकर बच्चा कबीर शाह की गोद में डाल दिया। कबीर शाह के खुशी के आंसू ही निकल आए। बच्चे को चूमता वो सीने से लगा गया। और मेरा पे मुकर्रम शाह, इरम के पास बैठे वो साथ
वो साथ में सब मिठाई खा रहे थे। आज वो खुश थे, बहुत खुश। कबीर शाह तो हर थोड़ी देर के बाद विरदा के कान में सरगोशी करता, मेरी डॉल चाहिए मुझे। विरदा तो बस खामोश ही थी, आखिर वो उसे तेज़गाम को क्या कह रही। हवेली वापस आए तो रीरम को कमरे में छोड़ के जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, कबीर शाह ने उसे पीछे से पकड़ लिया। अल्लाह कबीर, किसी दिन मेरा हार्ट फेल हो जाना है, मैं नहीं होने देता। कहे कुछ उसकी गर्दन पर लम्स छोड़ते वो मुस्कुरा दिया था। ये भूत फिर से सवार हो गया। नहीं मेरी जान, मेरी डोल ने मुझे कहा बाबा सर्विस स्लो है, आपकी जल्दी करें, मुझे आपके पास आना है। कबीर इंतहा के बेशरम तरीन इंसान है, आप यकीन करें। वर्दा ने हंसी से लोटपोट होते कहा जब कबीर शाह उसे गोद में उठाकर साथ लगा गया। यकीन करो लिटिल गर्ल, मैं तरस गया था इस खूबसूरत हंसी वो उसके लबों पे झुकते खुशी से सरशार होके कहा, इसलिए मुझे हंसा हंसा कल पागल कर दिया है। शर्माते हुए, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी जान को हंसाने में गुजार दूँ। अच्छा तो फिर कोई लतीफ़ा सुनाए, वर्दा ने आंखें घुमाते हुए कहा। कबीर शाह वर्दा की चालाकी समझते से बेड पर लिटाते उसके पेट पे गुदगुदी करते बोला, बड़ी चालाक हो गई हो, बताता हूँ। मध्यम रोशनी करता वो उसे अपने आप में मगन कर गया। इसी के साथ आज की कहानी हैप्पी एंडिंग के साथ ख़त्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइए। आज के लिए माज़रत कि कहानी में थोड़ी डिस्टर्बेंस है। चलिए फिर मिलती है नेक्स्ट एपिसोड पर।